आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर बड़ा दाव चला है। लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और डिंपल यादव साथ नजर आए। समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हुए सरकार बनने पर हर महिला को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया। लेकिन इस पूरे ऐलान के बीच सबसे बड़ा सवाल 40,000 रुपए का नहीं बल्कि डिंपल यादव की राजनीतिक भूमिका का भी है। सवाल उठ रहा है कि जिस आधी आबादी को समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति के केंद्र में ला रही है, क्या उसका चेहरा डिंपल यादव होंगी? ये बड़ा सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिंपल यादव ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, यानी समाजवादी पार्टी अब महिलाओं को अपने सामाजिक और चुनावी समीकरण का अहम हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो आधी आबादी को पूरा इंसाफ दिया जाएगा। इसके साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों को पार्टी के एजेंडे में प्रमुखता देने की बात कही गई है। लेकिन राजनीति में किसी मुद्दे को प्रमुखता देना और किसी चेहरे को आगे करना दोनों अलग बातें हैं। आज जिस तरह से डिंपल यादव को महिलाओं से जुड़ा मुद्दा पर आगे रखा गया, उससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। क्या समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को सिर्फ महिला वोटरों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी, या फिर 2027 के चुनाव में उसका राजनीतिक कद और बढ़ाया जाएगा, यानी डिंपल यादव का राजनीतिक कद और बढ़ाया जाएगा? ये भी महत्वपूर्ण है। यही सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है? फिलहाल इसका कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं, लेकिन डिंपल यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2027 की चुनावी लड़ाई में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी वही है। ऐसे में डिंपल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ महिला वोटर्स का जो बढ़ता महत्व है, इस पर चर्चा को मजबूत जरूर करता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार अहम हुई है। बीजेपी भी महिलाओं के लिए योजनाओं और सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए सालाना का वादा सीधे महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश माना जा रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं को 40,000 रुपये मिलेंगे या नहीं, सवाल ये भी है कि इस योजना का खर्च कैसे उठाया जाएगा, कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और क्या आर्थिक सहायता के साथ रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर भी ठोस व्यवस्था होगी। क्योंकि महिला वोटर अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का हिसाब करने वाली मतदाता भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए डिंपल यादव एक ऐसा चेहरा बन सकती हैं जो महिला मतदाताओं से सीधा संवाद करे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पीडीए में ए यानी आधी आबादी है, तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। आधी आबादी को राजनीतिक नेतृत्व में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? क्या डिंपल यादव सिर्फ महिला मुद्दों की आवाज रहेंगी? क्या उनका राजनीतिक कद 2027 में और बड़ा होगा? क्या अखिलेश के साथ डिंपल भी समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनेंगी? हालांकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, वो चेहरा थी हैं और आगे भी रहेंगी। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में यही चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी तक पहुंचेगा? क्या इस पर कोई मंथन होगा? क्या डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी आगे करेगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बात जरूर साफ कर दी कि 2027 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी महिलाओं को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण की निर्णायक ताकत मानकर चल रही है। और इसी दांव के बीच डिंपल यादव की भूमिका अब सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी जो भी कदम उठाया गया वो डिंपल यादव की ओर से उठाया गया। वो आगे आई और उन्होंने अपने तमाम सांसदों की अगुवाई की और फिर वो जैन जी से मिलने पहुंची। वो उन लोगों से मिलने पहुंची जो उस दरमियान जंतर मंतर पर बवाल हुआ, उसमें जो घायल हुए, उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की।
अब समाजवादी पार्टी जब आधी आबादी के पूरे सम्मान और हिस्सेदारी की बात कर रही है तो सियासी गलियारे से लेकर बाकी सामाजिक गलियारे में भी इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या अखिलेश यादव की जगह डिंपल यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं क्या, और क्या समाजवादी पार्टी इस पर मंथन कर सकती है क्या अखिलेश यादव ये बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या। कई सारे प्रश्न हैं इस दरमियान जो जन्मे हैं। लोग कई बार ये इस बात को कह भी चुके हैं कि एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं और डिंपल यादव को आगे आना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उन पर दाव लगाना चाहिए। हालांकि अगुवाई जो होगी वो अखिलेश यादव की अगुवाई में ही चुनाव केंद्रित रहेगा, क्योंकि पहले नेताजी की अगुवाई में चुनाव केंद्रित रहता था, मुलायम सिंह यादव जी की। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ साथ डिंपल यादव की भूमिका भी उतनी ही मुखर रहने वाली है जितनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। होने को हालांकि कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं, अपनी अपनी रणनीति वो बनाते हैं। लेकिन क्या डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश में आधी आबादी जो तकरीबन 58% की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात जिसकी होती है, उस आधी आबादी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ये ट्रम्प कार्ड चल सकती है क्या, और चलेगी तो इससे योगी सरकार की आने वाले समय में जो अग्नि परीक्षा है 2027 में, उसको और कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे पहले यही पूछा जा रहा है कि आधी आबादी की जब पूरी हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हो तो क्या आप डिंपल यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओगे। इस पर विश्लेषण करने की ज़रूरत भी है, समझने की भी ज़रूरत है। और डिंपल यादव को अगर नहीं भी बनाया जाता है तो अखिलेश यादव अगर आगे रहते हैं, फिर ये रण, ये पूरा प्रण कैसे पूरा होगा कि आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, कैसे देखा जाए, आधी आबादी को पूरी हिस्सेदारी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि आधी आबादी जो अब तक वंचित रही है, पीड़ित रही है, गुमनाम रही है, ये विपक्ष कह रहा है जिस बात को, उसको हम पूरी हिस्सेदारी देंगे और पूरी हिस्सेदारी के साथ साथ हम उनके लिए 40,000 रुपये की भी व्यवस्था करेंगे। उनके लिए बाकी जो कदम उठाए जाएंगे, सुरक्षा से लेकर तमाम सारे दावे वादे हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है इस पूरे चर्चा के केंद्र में कि क्या समाजवादी पार्टी मैनपुरी सांसद आदरणीय माननीय डिंपल यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करेगी। अजय जी, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सपा ऐसा करती है तो राजनीतिक बिसात यूपी की बिल्कुल बदल जाएगी। दो गुट हो जाएंगे जिनमें लड़ाई होगी बीजेपी और सपा की, और बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी और पार्टियां टोटली नगण्य हो जाएंगी, ये भी आप समझ लीजिए। तीसरी आपको बताना है, कांग्रेस से जो प्रियंका के प्रति आकर्षण था वो भी कम हो जाएगा और इसमें कोई शक नहीं, महिला नेता के रूप में यूपी में अच्छी फाइट देंगी डिंपल यादव। अब चूंकि सपा का अपना एक स्ट्रक्चर है, विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है, लगातार वो सत्ता पे रही है और मुलायम सिंह रहे, वो रहे, समाजवादी रहे, कभी जनता दल के रूप में रहे, कभी जनता पार्टी रहे, भाजपा भी रही, तो अच्छी एक इनकी वो रहेगी। परंतु होगा क्या, होगा ये कि सपा में, चूँकि सपा में अखिलेश की जगह ये होंगे इनके मुख्यमंत्री बनाने की बात, परंतु अंदर डिवीज़न भी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव जी से गोपाल दास नीरज जी को टिकट दी गई थी। उस समय भाजपा, उनकी समाजवादी पार्टी की संसदीय समिति ने कुछ महिलाओं के लिए तय किया था। तब मुलायम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था, नहीं, मेरे परिवार की महिलाएं नहीं लड़ेंगी। साधना गुप्ता के लिए उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया था, जबकि प्रोफेसर राम गोपाल जी, गोपाल दास नीरज जी, जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, अमर सिंह और भगवती सिंह जी, मुझे याद है भगवती सिंह जी ने बात कही थी, और जनेश्वर मिश्र भी तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। उन्होंने 3 बार कहा था नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। दूसरी, इनके यहाँ जिस भाई की सबसे ज़्यादा इज्जत थी,
माननीय चंद्रपाल जी इनके बड़े भाई थे, बहुत इज्जत थी उनकी, और वो राजनीति में कभी नहीं आए। उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी से कि देखिए ऐसा है कि किसी भी सूरत में तुम राजनीति करो, मैं घर देखूंगा। चंद्रपाल जी कहते थे, उनका सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह जी सम्मान भी, मगर महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी। अब खैर ये लेके आ, उसका असर क्या होगा इसमें कोई शक नहीं, बहुत कांटे की टक्कर होगी अगर ऐसा हुआ। परंतु अब आइए, जो इनका अधिक्रम मतदाता वो कितना रहेगा। डिम्पल से कोई नया जातिगत वोट कतई नहीं जुड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डिम्पल उत्तराखंड की है, उत्तराखंड का वोटर जो है वो सपा के बहुत ज़बरदस्त अगेंस्ट में है। उनका ये कहना, हमारी महिलाओं को इन्होंने पीटा था, उत्तराखंड के आंदोलन में मारा था, ये उन लोगों का कहना। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड का जो आबादी का वो जो बिगड़ा संतुलन, उसमें भी उनका कहना है कि मुलायम सिंह की देर रही कि यहाँ पे बांग्लादेशियों को बसा दिया। ये उत्तराखंड के लोग आपको बता रहे हैं ज़्यादातर भाजपाई हैं उत्तराखंड के बाद में, यूपी में, दिल्ली में, इन सब जगह भाजपाई। अब इसके अलावा आपको बता रहे हैं इनके घर पे डिवीज़न ये होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, चंद्रपाल जी को आगे रखते थे, उन्होंने मना कर दिया मैं राजनीति में आऊँगा। प्रोफेसर रामगोपाल को अपने सगे भाई के तरीके प्यार दिया, स्नेह दिया, टिकट दी, उनके बच्चे को दी। शिवपाल जी को बिल्कुल बेटे भाई तरीके माना, हमेशा किया। सभी पूरे परिवार, पूरे खानदान, अपनी दीदी के परिवार, अपने चाचा के परिवार, अपने खानदान को लाए, अपने परिवार को बिल्कुल नहीं लाए, ना अपनी पत्नी को लाए, ना ही अपने बेटे को लाए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश की चाहत, अखिलेश ने सब मैनेज कर लिया था। दूसरी अखिलेश की इच्छा भी थी, वो पुत्र मोह में कुछ कह नहीं पाए और ऐसा दबाव बन गया कि उन्होंने बना दिया। अब अगर डिम्पल को लाएंगे, दोनों में बहुत अंतर। मुलायम सिंह अपने बेटे को नहीं लाए थे, मुलायम सिंह अपने फैमिली से नहीं लाए, वो अपने भाई, चाचा, मामा, फूफा, इन सब के परिवार, दोनों में अंतर। इसमें इनके परिवार में टूटन होगी। नोट कर लीजिए, प्रोफेसर साहब, आदित्य और ये शिवपाल सिंह, पूरा परिवार, अक्षय, ये सब लोग आपको बता रहे हैं एक गुट वो बन जाएगा, हल्का सब होंगे। इवन जया बच्चन भी, जो बुढ़ापे में अभी भी चाहती हैं आगे भी राज्यसभा मिल जाए, सबको डांटती रहती हैं, सबसे मतलब सब लोग उनको देख करके कि इस एज में भी नहीं छोड़ रही वो। इन सब का क्या होगा, निश्चित आपको बता रहे सपा में एक डिवीज़न होगा, और या डिवीज़न या नाखुशी होगी। कुल मिलाकर के इसमें कोई शक नहीं, फाइट अच्छी होगी। मगर आधी आबादी में इन्होंने 40,000 रुपये कहा है, ये एक राजनीतिक। वहीं आप योगी का देखिए, योगी ने भी आज घोषणा की, उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल दे दिया 50,000 महिलाओं को, 80,000 महिलाएं रोजाना लाभान्वित होंगी, इतने आपको स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, बस फ्री हो जाएगी, इतना रुपया मिलेगा, उन्होंने दे दिया। ये अब देंगे नहीं। समाजवादी पार्टी का संकल्प कैसे पूरा होगा जब तक आप आधी आबादी को पूरी हिस्सेदारी की बात करोगे और फिर सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर आप आधी आबादी को नहीं उतारोगे, तो फिर ये पूरी हिस्सेदारी कहाँ हुई। या तो हिस्सेदारी तब पूरी होगी, तब माना जाएगा, आपकी बात में वजन तब आएगा जब आप अपनी जगह ये तय कर दें कि अगर हम समाजवादी पार्टी, जैसे वो कहते हैं कि 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम डिम्पल यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी कह सकते हैं वो। आज देखिए, जब ये बात कही गई तो अखिलेश जी काफ़ी टेंशन में आ गए, और अखिलेश जी के मुंह से निकली गया कि मैं तो उलझन में हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं उलझन में हूँ, कि लोग ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी पेपर ने छापा है कि योगी जी की जो है वो मोदी जी की जो छब है वो योगी में है। ये उनके मुंह से निकल गया, और इसमें उनका शायद इशारा ये है कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हमारी पत्नी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगी। ये भी उनके अंदर एक दर्द छिपा है। हर आदमी सपने देखा है, जो सपने देखता है वही साकार भी करता है। तो अखिलेश भी सोचते रहे, अखिलेश सबसे ज़्यादा जो समर्पित रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो डिम्पल जी पे रहे। मुलायम सिंह जी ने अपनी पत्नी की कभी भी राजनीति में नहीं चलने दी, इवन साधना गुप्ता की भी नहीं चलने दी। साधना, मुझको याद है
एलएस का जो इनके सगे वो थे सारू, एलएस के हम लोग एक बार गए थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, साधना गुप्ता को भी उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। यही नहीं, तमाम नेताओं ने अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकलने दिया। अब ये इनका कहा था, अभी अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि ये मतलब ये जो है ये योगी जी की जो छब है वो मोदी के अंग्रेज, ये भी इन्होंने एक चिंता का कुल मिला के अंदर अंदर चयन है, अंदर अंदर इनके वो मन जो में पृथक जो एक क्या कह सकते हैं कि एक प्रथा जो चली आ रही थी पार्टी में कि हम महिलाओं को, घर की महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे राजनीति में, ये सारी चीजें, ये प्रथा तो टूट गई नेताजी के सामने ही। नहीं, डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद बन के गई। देखिए आपको बता रहे, डिम्पल यादव का 2014 में कहना नहीं चाहिए, भाजपा ने ही उनको सीट दी थी। योगी जी अगर सबसे ज़्यादा इज्जत, मोदी जी अगर सबसे ज़्यादा देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, अंदर से दोनों लोगों को चाहते हैं। अंदर से कभी भी अगर इनको छींक भी आ जाए, तबीयत भी खराब हो जाए तो मोदी जी को तकलीफ होती। ये एक उनका व्यक्तिगत वो है। जैसे मुलायम सिंह जी भी अटल जी को बहुत मानते थे। एक बार उन्होंने संसद में कह दिया था हमसे नाराज़ रहते, हमें देखते नहीं, तो अटल जी इतने कस के हंसे तो उन्होंने बुलाया मुलायम सिंह जी को। ये इनका आपसी है प्रेम। मगर आपको बता रहे पूरी योजनाबद्ध ये सपने साकार करने में अखिलेश लगे हैं। अखिलेश को जो भी सपना होता है वो साकार करने में लगते हैं। इसमें कितना सफल होंगे ये नहीं कहा जा सकता, मगर उसके करीब तक होंगे, रनर तक ये होंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बतला दूं, जिस समय चुनाव परिणाम आने लगे तो चुनाव परिणाम में हकीकत जहाँ जहाँ मुलायम सिंह गए वहाँ जीत के आया। उसी वक्त क्या आने लगा, जहाँ जहाँ अखिलेश गए वो सीटें जीत के आए। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, उसी वक्त तुरंत धड़ाधड़ फोन हुए तमाम नेताओं के, सपा के, बाबूजी चरस पर, बाबूजी चरस पर, मतलब उनको तुरंत ही मिठाई और गिफ्ट भेजे गए। और अखिलेश, संभावना लग रही है आपको अजय जी? देखिए संभावना कांटे की टक्कर होगी, नोट कर लीजिए, कांटे की टक्कर होगी। टक्कर तो तब होगी ना जब ऐसा ऐलान हो जाएगा। हाँ, क्या ऐसा ऐलान बिल्कुल सपना नहीं है, साक्षात है। कल अखिलेश जी ने बोला, 24 घंटे में निकल आया असलियत कि परिवारवाद से फायदे भी है, परिवार से एकता रही है, हम मजबूत हैं, फायदे हुए हैं, टूटन नहीं हो सकती है। अब अखिलेश खानदान का नहीं देख रहे, इतना बड़ा खानदान वो सौंप गए हैं, अगर इस खानदान को लेके चलेंगे तो अखिलेश, मगर अखिलेश जी आप अपना पर सुन लीजिए, अखिलेश जी आएंगे, डिम्पल आएंगी और आदरणीय सम्माननीय मेरी बेटी तुल्य डिम्पल जी की बेटी भी राजनीति में आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। ये अपना परिवार जो इनका जन्मा हुआ परिवार है उसको लाएंगे, और शिवपाल के परिवार को नहीं, प्रोफेसर साहब को लाल झंडी हो गई है। अब प्रोफेसर साहब को उतना नहीं मिलता है घर पे अंदर आने को। अब चाचा जी, जो उसके चाचा जी पहले कहते थे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, अब ये खुद अखिलेश जी जान गए, आज कह दिया कि मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे। तो उनके सामने समस्या तो भैया हम यूपी संभाल लो, अगर ये जाएंगे। प्रधानमंत्री की अब लालसा अखिलेश में नहीं है, चूंकि जान गए संभव नहीं। और प्रोफेसर साहब भी कहते हैं कि हम कह देंगे तो मजाक होगा। प्रोफेसर साहब भी अब उनको प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते, पहले कहते थे प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए अखिलेश मानते थे। अब प्रधानमंत्री की जगह वो कहेंगे चाचा कुछ नहीं, हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। शैली कुछ ऐसी है। अखिलेश जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो मजाकिया अंदाज में बहुत सारी बातें कहते हैं। नहीं मजाकिया, मगर यहाँ सीरियस हैं। अखिलेश जो सपने देखते हैं वो साकार करते हैं, कोशिश करते हैं, साकार हो या ना हो, मगर निश्चित तौर पे अखिलेश के मन के अंदर है, अखिलेश के प्लान पे है अपनी पत्नी और उनको लाने का। अब मुख्यमंत्री बन पाते कि नहीं, चूँकि मुख्यमंत्री आपको बता रहे हैं गवर्नर बनाता है, व्यवस्था बनाती है, और दलों का क्या समर्थन है, आप कितना जनता बनाती है। हम तो सीधी बात जानते हैं, हम तो जनता, हाँ जनता भी है, जनता भी होती है, वोट की चोट से कोई जनता भी ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। परंतु ऐसा भी होता है, हरियाणा में जैसे देवीलाल काफ़ी बहुमत से जीत करके आए और भजन लाल कुछ 1 दर्जन से कम एमएलए से चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये भी है, अब राजनीति जोड़ तोड़ की हो गई है, उसमें अगर ये डाल है तो बीजेपी पात। ठीक, उम्मीद यही है, देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या आधी आबादी को लेकर पूरी हिस्सेदारी की जो बात कर रही है उसमें पूरी हिस्सेदारी टॉप लीडरशिप तक आएगी। क्या अखिलेश यादव जी ये बात कहेंगे कि डिम्पल यादव मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश की? अगर ऐसा होता है तो फिर
राजनीतिक उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण हैं, वो उनके हिलने की, उसमें भूचाल आने की, उसमें भूकंप आने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा सियासी पंडित मान रहे हैं। खैर, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत लगातार कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, गर्म हो रही है। अब हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए इसे इस्लाम पर हमला करार दिया। हालांकि इस बाबत तमाम मौलानाओं ने भी नाराजगी जताई, लेकिन राजनीतिक दलों ने इससे किनारा किया क्योंकि मामला कोर्ट का था। लेकिन अब इस पर भाईजान सीधे मुखर होकर आए। उन्होंने प्रयागराज की एक नाबालिग छात्रा की याचिका से जुड़ा हुआ, चूंकि ये पूरा वाकया था जिसमें छात्रा ने स्कूल की निर्धारित वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया और ये भी कह दिया कि इस्लाम का ये पूर्णतः हिस्सा नहीं है हिजाब। दरअसल छात्रा का कहना था कि वह स्कूल की वर्दी के साथ सिर पर स्कार्फ या फिर हिजाब पहनना चाहती है, लेकिन स्कूल की ओर से तय ड्रेस कोड में ही उसकी अनुमति रही, उस हिजाब की अनुमति नहीं दी गई। मामला अदालत पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर जो याचिका दायर हुई थी उस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया और अब इसके बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी अब क्या कह रहे हैं इस कोर्ट के फैसले के बाद और फिर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया है, इसे समझ लेते हैं और फिर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या हिजाब के इर्द गिर्द भी घूम रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सभी दलों की नजरें हैं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी मुसलमानों पर दाव लगा रही है और हैदराबाद वाले भाईजान भी पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं भाईजान। हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर याद रखिए कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वालिटी। देखिए भाई, ओवैसी जी के बात बड़ा गजब होते हैं। ओवैसी अपने आप को समझते क्या है यही समझ में नहीं। क्या वो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं या संविधान के विरुद्ध चलने वाले लोग? अगर उनके मन लायक सुप्रीम कोर्ट दे दे, हाई कोर्ट दे दे तो वो ठीक, नहीं हो
तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का विरोध करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ओवैसी जी, अगर आप शरिया कानून को ही महत्व देते हो तो पूरे देश के मुसलमान कह दें चोरी के केस में इस्लाम कहता है हाथ काट देना, तो हाथ कटवा। उस समय तो आईपीसी धारा को आप यूज करते हो, इस समय तुमको बुरा लग रहा है। ये देश में नहीं चलेगा। भारत में यदि रहना है तो भारत के संविधान को ही मानना पड़ेगा। ना होगा ये गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों होते कौन हो ये फैसला देने वाले, आप हमारे मजहब पर चोट कर रहे हो। अब कोर्ट ने चूंकि फैसला उनके पक्ष में नहीं दिया, इसलिए उन्होंने चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। बच्चों की पढ़ाई रोकने की कोशिश हो रही है। अभी पढ़ाई का क्या मसला आ गया बीच में हिजाब से? भाई हिजाब की जगह आप स्कूल ड्रेस पहन के आए, कौन रोक रहा है आपको पढ़ाई से? लेकिन उन्होंने बड़ी तकरीर दी है। अब ऐसी डायलॉग डिलीवरी जब होगी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का तो मन उछलेगा। वो कहेंगे कि कोई तो है जो हमारी आवाज़ उठाता है, क्योंकि इस विषय पर दो बड़े चेहरे शांत हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इन दोनों बड़े चेहरों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कोर्ट के फैसले पर। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। अजय जी, उम्मीद थी कि दो लड़कों की जोड़ी जो कही जाती थी उत्तर प्रदेश में, जो दोनों प्रमुख हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, इस विषय पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। देखिए, ओवैसी जी ने आज जो बोला, हालांकि ओवैसी जी काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, तो काफ़ी कुछ विवादास्पद बोल गए और काफ़ी कुछ गलत भी बोल गए। और एक बात तो उन्होंने सही बोली कि हकीकत यह है कि सागरी माला वाला जो केस चल रहा है उसमें रिजर्व जजमेंट चल रहा है। ये बात इनकी सही है, परंतु उस समय चूँकि हाई कोर्ट में मूव है, हाई कोर्ट में मूव है और ये टॉपिक दूसरा है। इसमें एक नाबालिग बच्ची ने ये पूछा है कि मैं ड्रेस कोड का उल्लंघन करके जाना चाहती हूँ, एक व्यवस्था को ये तोड़ रहे हैं, उस पर जज ने डिसीजन दिया, तो उसमें दे सकते हैं। ये बात भी इनकी सही नहीं। दूसरा इन्होंने एक बात कही कि गंजे वाली बात कही कि एक गंजा काउंटर करा रहा। बड़ा ताजुब की बात है, देश के बहुत बेहतरीन सांसद रहे इनके पूर्वज, बहुत बेहतरीन रहे 3 पीढ़ी से। अब गंजे वाला शब्द कहना कितनी गलत है। यही नहीं, शेख अब्दुल्ला जैसा बहुत बड़ा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे नेता भी गंजे थे। महात्मा गांधी जी भी गंजे थे, सरदार पटेल भी पूर्णतया गंजे थे। नेहरू जी टोपी इसलिए लगाते थे चूंकि गंजे थे। चौधरी चरण सिंह गंजे थे। तो इस तरह से कहेंगे गए गंजा गंजा, तो याद रखें, हम नहीं कहना चाहते जो बेहतरीन हैदराबाद के सांसद थे वो भी गंजे थे। तो इस तरह की बात करना कितने निचले स्तर पे आ गए हैं, गंजा और ये चीज़, इस तरह ही व्यक्तिगत किसी के नहीं जहाँ तक टिप्पणी करनी। अब आप देखिए हिजाब, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुख्यमंत्री पर टिप्पणी है भाई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने राष्ट्र के नाम संदेश पे भी एक बार ये चीज़ कोट किया था। दूसरा, हिंदुस्तान के टॉप विद्वानों में मैं मानता हूँ सर सैयद साहब, जिनका बहुत बड़ा काम है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 4 लोगों ने पाकिस्तान बना दिया, ये जान इलाही ने कहा था, जान उन्होंने, और 4, मगर उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 1 से भी, वो भी इन्होंने भी हिजाब का विरोध किया था। इनके भी वालिद जो थे उन्होंने भी हिजाब का, जब हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनी, उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ, जामिया मिलिया में भी यही हुआ, और इन सब के अलावा अवाने गालिब में भी यही हुआ कि इस चीज़ का, हिजाब का उन्होंने डायरेक्ट बोर्ड नहीं मगर कहा था हिजाब जरूरी नहीं है। ये बात जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति, और ये अपने पूर्वजों की बात का, साइप्रस में सिर्फ हिजाब को लेकर के हुआ, स्पेन में हिजाब को लेकर हुआ, साइप्रस अलग जो हुआ, टर्की और साइप्रस सिर्फ हिजाब एक, लेबनान में यही बात हुई। क्या भारत में भी आग लगाना चाहते हैं? उस बच्ची ने पूछा, मुस्लिम बच्ची ने पूछा, नाबालिग ने पूछा, ये बीच में क्यों आ रहे हैं, ये बीच में।
और यही नहीं, तमाम इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य। यही राहुल गांधी चले गए वहाँ, जब एक बच्ची ने पूछ दिया कि फ्री महसूस करती है, फ्री मतलब आज़ादी महसूस करती है, वैसे ये हिंदू महिलाओं के लिए कह रहे तो तुम आज़ाद हो जाओ, अपने बाप से आज़ाद हो जाओ, पति से आज़ाद हो जाओ, बच्चों से आज़ाद। एक बूढ़ी को भी सलाह दे रहे हैं जो बेचारी विधवा हो गई कि अब बच्चों से भी आज़ाद हो जाओ। बूढ़ी बेचारी कहाँ जाएगी लेडी? और जब वो लेडीज़ पूछ रही, लड़की पूछ रही है मुस्लिम कि उसमें फ्री महसूस करते हैं हम लोग, आज़ादी महसूस करते हैं, लिबर्टी महसूस करते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई वो बिजनेस का मामला है, पर्सनल मामला, आप जैसे चाहें। तो ये देश का दोहरा मापदंड, इनका भी दोहरा मापदंड, ये उचित नहीं है। मामला यूपी का है, पहले हैदराबाद सुधार ले। तेलंगाना वाली गवर्नमेंट से नहीं लड़ पा रहे, उसने चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने अभी बयान दिया कुछ दिन पहले। और देखिए अभी मैं आपको फोटो भी दिखला रहा हूँ कि एक सेकेंड, उवैसी साहब के यहाँ अभी शादी हुई कुछ दिन पहले, इनके यहाँ की वो दिखाई गई है बहू कि खुला हुआ मेकअप, कहीं कोई हिजाब नहीं, और जो कपड़े पहने वो हिंदू लिबास के हैं, हिंदू लिबास के। ये बाकायदे न्यूज़, इसके लिए नहीं कहेंगे, अपने फैमिली में लागू नहीं करेंगे, वहाँ की मुस्लिम फैमिली में नहीं लागू करेंगे। उस्मानिया में, यहाँ यूपी में इलाहाबाद के एक डिसीजन में पट्टे से खून पड़े, सिर्फ वोट की राजनीति। यही काम राहुल कह रहे हैं, यही ये कर रहे हैं, इसी कारण आपको बता रहे हैं। अरे भाई, अखिलेश जी ने और राहुल गांधी जी ने इस पर टिप्पणी क्यों नहीं की? मैं ये जानना चाहता हूं। मौलानाओं ने की टिप्पणी? हाँ, अखिलेश राहुल जी ने नहीं की कि अखिलेश राहुल जी जानते हैं कि पहले पढ़ ले समझ ले इसका क्या असर होगा। ओवैसी इसलिए चूँकि ओवैसी भी एंट्री यूपी में करना चाहते हैं, यूपी में इनको सम्मान नहीं मिल पाया, इनके विधायक नहीं जीत पाए, ये मुस्लिम वोटों पे अपनी राजनीति टांग अड़ाना चाहते हैं। कहाँ तक, हालांकि थोड़े बहुत ये एमएलए इस बार जिता ले जाएंगे। ओवैसी का ये स्टाइल रहा है पुराना, और वो वोट बैंक को अपनी ओर इसीलिए आकर्षित भी कर लेते हैं, मुस्लिम वोट बैंक को। अगर ऐसा हो गया तो ये तो खेल बिगाड़ देंगे समाजवादी पार्टी का। निश्चित बहुत बिगाड़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं, इंटरनल पोजीशन ओवैसी ने इतनी जबरदस्त हर शहर में अपने लोग को कर दिए हैं। आप देखिए बिहार के चुनाव में भी इनके जीत के आए, और तेलंगाना में इनके बल पे गवर्नमेंट चल रही है, कई जगह बॉम्बे में इनके बल पे चल रही है, तमाम जगह इनके लोग जीत के आए। इवन बंगाल में भी जीत के नहीं आए, कांग्रेस के नहीं आए, इनके आए, केरल में भी जीत के आए। तो कुल मिला के इसमें कोई शक नहीं, आज की डेट में मुस्लिम वोट पाने वालों में या मुस्लिम एमएलए में इनकी भी एक पकड़ है। यूपी में कम से कम 40 विधानसभा में इनका कैंडिडेट निर्णय करेगा। अखिलेश का मुख्यमंत्रीशिप और डिम्पल की आगे मुख्यमंत्रीशिप और अखिलेश की सरकार अगर रुकेगी तो इनकी, मगर इनका वोट सॉलिड जाएगा, नोट कर लीजिए, कोई नहीं रोक सकता। चूँकि तर्कपूर्ण बोलने पे ये जितने आगे हैं उतने अखिलेश को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा क्या मोमिन ला है, तब कहीं। अगला तो बिल्कुल आप समझ लीजिए धुआंधार बोलने में, और उसका असर भी है। लगभग 8% मुस्लिम वोट पक्का इनके पॉकेट में 20% तक जा सकता। अब इस बात पर नई बहस छिड़ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो टिप्पणी की है उसमें कई विरोधाभास और विवादास्पद बयान दिए उन्होंने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सीधी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जिसके सर पर बाल नहीं वो एनकाउंटर करा रहा है। कुल मिलाकर इस तरह की टिप्पणी करना एक नई बहस को जन्म देती है। और साथ ही सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी जब इतने भड़के हैं, इतनी चिंता है, तो जो लोग अब तक अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ही सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी हैं, हम ही मुसलमानों की हितैषी हैं, हम ही चिंता करते हैं, वो दो बड़े चेहरे क्यों खामोश हैं? उनकी टिप्पणी कब आएगी? क्या उन्होंने भी अब इस MY फैक्टर से अलग हटते हुए एक नई हिंदुत्व की राह पकड़ ली है? क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस विषय को छेड़ना नहीं चाहती? वो भी सिर्फ और सिर्फ राम राम की माला जपने लगे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर देखना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल होती है, क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया अजय जी, तमाम महत्वपूर्ण आपने विश्लेषण किया, बहुत धन्यवाद। और कल फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।